नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, पूरे कंप्लीट एकदम पूरा विश्लेषण के साथ करेंगे, ठीक है। और आज रहने वाला है इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन रहेगा। और बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू है ना, आज तक बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 3.0 सारे क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल से करते हैं, ठीक है ना। और जितना भी पीवाईक्यू है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जितना भी बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहे सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और ये बुक है यूथ पब्लिकेशन का, जो भी बुक आता है बीपीएससी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड किया गया है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को एक बाय एक लाइन बाय लाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? तो कौन सी नदी कहलाती है? नर्मदा नदी कहलाती है। नर्मदा नदी गुजरात की आस कही जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर गुजरात में भरूच के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% जल मध्य प्रदेश में 87% जल कहाँ पर इसका प्रयोग होता है? आपका मध्य प्रदेश में, और 11.5% गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में है। इस नदी के उत्तर में विंध्याचल, इस नदी के कहाँ उत्तर में क्या है बताइए? उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत है, ठीक है। तो पूछेगा आपको सवाल कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत है, और उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। और दूसरी बात पूछेगा दक्षिण में क्या है? तो सतपुरा पर्वत है, ठीक है ना। आपको दूसरा बात ये भी पूछ देगा कि नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ किस एरिया में है? तो किस एरिया में? आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। किस एरिया में सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश में, जिसका 87% कहाँ पर जल इसका मध्य प्रदेश क्षेत्र में आता है। 11.5% जो जल है कहाँ पर? आपका गुजरात में, तथा 1.5% महाराष्ट्र में, ठीक है। 152 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो इंडो बर्मा नदी है ना, इंडो बर्मा नदी है सबसे पुरानी है। हिमालय नदी तंत्र में इंडो बर्मा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, जो प्राचीन समय में असम से पंजाब तक बहती थी। जो प्राचीन समय में कहाँ से कहाँ तक बहती थी? असम से पंजाब तक बहती थी। बाद में प्लीस्टोसीन युग में पोटवार पठार के उत्थान के बाद यह तंत्र छिन्न भिन्न होकर तीन नदी तंत्रों में क्या कर गया? तीन नदी तंत्रों में बट हो गया। छिन्न भिन्न मतलब टूट गया, और तीन नदी तंत्रों में क्या कर गया? ये बट गया। अगला देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है बताइए? 802 किलोमीटर है, ठीक है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर है। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, ठीक है ना। आपको पूछेगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितना है? 802 किलोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ से ये सवाल बन जाएगा। अगला 154 नंबर क्वेश्चन, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? बताइए कौन से नदी पर है? कावेरी नदी पर है। अगला है अमरकंटक। अमरकंटक उद्गम स्थल है। अमरकंटक उद्गम स्थल है कहाँ पर है बताइए? अमरकंटक तो मैकाल श्रेणी में अमरकंटक उद्गम स्थल है। इसमें तो ऑप्शन में कोई नहीं होगा। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदियों में सोन एवं नर्मदा नदी प्रमुख है। अमरकंटक जो मैकाल श्रेणी से उत्पन्न होती है, उसका उद्गम होता है, उसमें से प्रमुख नदी कौन है? आपका सोन और नर्मदा नदी प्रमुख है। जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले धमंतरी होगा
धमतरी जिले से होता है। कुछ स्रोतों में सोन, नर्मदा एवं महानदी का उद्गम अमरकंटक पठार को दिखाया गया है। ठीक है ना। बहुत सारे सोर्स में क्या दिखाया गया है कि जो सोन नदी है, नर्मदा नदी है, महानदी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक के जो पठार है वहाँ से इसका हुआ है। लेकिन प्रमुख अगर नदी की बात करती है तो मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदी कौन है? आपका सोन एवं नर्मदा नदी प्रमुख है। ठीक है। महानदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में से होता है। ठीक है। ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जो आंसर माना गया है तो कहाँ माना गया आपका? बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? विकल्प ए माना है। ठीक है। तो अमरकंटक उद्गम स्थल किसको माना है? तो सोन है, नर्मदा है और महानदी को माना है। ठीक है। इसमें किसको मान दिया है? बीपीएससी ने सोन, नर्मदा और महानदी को माना है। लेकिन बहुत सारे सोर्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन मुख्य अगर बात करते हैं तो सोन और नर्मदा, इस पर आप भी चेक कीजिएगा। ठीक है ना। 155 नंबर को। अगला है 156 नंबर क्वेश्चन। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है ना। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अगर पहले वाला क्वेश्चन अगर सही है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें। ठीक है। सोन, नर्मदा, महानदी निकलती कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। अगला है सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों के उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक मैकाल श्रेणी में स्थित है। सोन, नर्मदा, महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? बताइए। मैकाल श्रेणी में स्थित है। अगला है 158 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर पूछा है आपको तो पहले आ जाएगा आपका गंगा, उसके बाद नर्मदा, महानदी, गोदावरी। ठीक है ना। गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। सबसे उत्तर में बात करते हैं तो गंगा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद गोदावरी। ठीक है। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम इस प्रकार से है। सबसे उत्तर में गंगा हो जाएगा, उसके बाद नर्मदा हो जाएगा, उसके बाद महानदी हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा आपका? गोदावरी हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन है? गंगा नदी तंत्र है। ठीक है। भारत में गंगा नदी तंत्र सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुआ है? ये फैला हुआ है। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया। ठीक है ना। एक है हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है ना। एक जो नदी निकलती है हिमालय वाले क्षेत्र से निकलती है, दूसरा प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र से निकलती है। ठीक है ना। हिमालय अपवाह तंत्र में कौन कौन आता है बताइए? सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य है, और प्रायद्वीपीय भारत में बात करते हैं तो नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, है ना। नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ी से निकलते हैं। नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, आदि नदियाँ विस्तृत नदी अपवाह प्रणाली का निर्माण करती है। ठीक है। 160 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है? वेनगंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है। कोसी सहायक नदी है, सोन भी सहायक नदी है, रामगंगा भी क्या है? सहायक नदी है, लेकिन वेनगंगा सहायक नदी नहीं है। वेनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, जबकि कोसी, सोन व रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। अगला 161 नंबर क्वेश्चन। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूरब दिशा में सही क्रम क्या है? चलिए बताइए। इसको बताना है आपको, पश्चिम से पूरब की तरफ बताना है। कौन कौन नदी को? पुनपुन नदी के बारे में, सोन नदी के बारे में, फल्गु नदी के बारे में और सकरी नदी के बारे में आपको बताना। तो सबसे पश्चिम में आपको कौन हो जाएगा? आपका सोन हो जाएगा।
उसके बाद क्या हो जाएगा, पश्चिम से हम लोग किधर के तरफ बढ़ेंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पहले सोन आ जाएगा, उसके बाद पुनपुन आ जाएगा, उसके बाद फल्गु आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सकरी आ जाएगा। बिहार में प्रवाहित प्रश्नगत नदियों की पश्चिम से पूरब की दिशा के अनुसार क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पश्चिम में बात करते कौन आएगा, सोन, उसके बाद आएगा आपका पुनपुन, सोन के बाद क्या आ जाएगा आपका पुनपुन, उसके बाद फाल्गु, उसके बाद सकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। फतुहा के पास गंगा में मिलती है आपका पुनपुन नदी मिलती है। ठीक है ना, पुनपुन नदी बिहार की राजधानी पटना में फतुहा के पास गंगा में क्या करती है, फतुहा के पास गंगा में मिलती है। 163 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। बताइए, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। बताइए कहाँ पर बनाती है, आपका देवप्रयाग में बनाती है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी नाम से क्या होती है, प्रवाहित होती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है। उत्तराखंड के पंचप्रयाग और प्रसिद्ध बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर क्या है, स्थित है। 164 नंबर क्वेश्चन, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। बताइए, तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है तेल नदी। तो इसमें से तो कोई नहीं है ना, इसमें ऑप्शन क्या दिया, ई दिया। तेल नदी महानदी की सहायक नदी, तेल नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन में नहीं। महानदी की अन्य सहायक नदी की बात करते नदियों में बैतरनी, ब्राह्मणी, शिवनाथ, जोंग, हसदो हसदो मांड आदि प्रमुख नदी है। ठीक है, तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। 165 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गंगा भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है और आपका गोदावरी भी गिरती है। ठीक है ना, गंगा में। अगला दूसरी की बात करते हैं, महानदी कृष्णा और कावेरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी ये सब कहाँ पर गिरती है, आपकी गंगा में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा ताप्ती खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती किस खाड़ी में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती खंभात की खाड़ी में, तथा लूनी कक्ष का रन में गिरती है। लूनी कहाँ गिरती है, कक्ष के रन में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्णा और कावेरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती खंभात की खाड़ी में तथा लूनी कक्ष की रन में क्या करती है, कक्ष की रन में गिरती है। 166 नंबर क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जंगबो या सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा के अंदर इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सीमा के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है, यमुना के नाम से जाना जाता है। 167 नंबर क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है, जो ये क्या करती है, आपके हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है।
जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है उसे पूर्ववर्ती अपवाह कहते हैं, है ना। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, क्योंकि यह हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियों में याद रखिएगा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, क्योंकि यह हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां। 168 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है बताइए। तो ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? ये उपनदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी का उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। मानस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत हिमालय से होता है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जो असम के जोगी गोपा नामक स्थल पर ब्रह्मपुत्र में क्या करती है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। असम में जोगी गोपा नामक स्थल पर ब्रह्मपुत्र में क्या करती है? मिल जाती है। 169 नंबर क्वेश्चन। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर है सबसे बड़ा शहर, ठीक है, कानपुर है, ठीक है ना। वाराणसी भी है, पटना भी है, इलाहाबाद भी है, लेकिन सबसे बड़ा अगर शहर की बात करते हैं तो वो कौन है? आपका कानपुर। गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है? चमड़ा उद्योग बहुत ही ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। अगला 170 नंबर क्वेश्चन। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? सबसे ज़्यादा नदी पथ परिवर्तन कौन किया है? कोसी नदी किया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कोसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार का शोक नदी कहते हैं, ठीक है ना। अपना रास्ता बहुत ही चेंज किया। कोसी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए हैं। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कटिहार के निकट यह गंगा में मिल जाती है। गंडक के मार्ग परिवर्तन के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होती है? अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा बोले तो भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से हुआ है, ठीक है। तो गंगा नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है, ठीक है। गंगा नदी क्या है? उत्तरी भारत की प्रमुख नदी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है, कुल लंबाई। तो गंगा नदी की उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होती है। अगला 171 नंबर क्वेश्चन। कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी फॉल्ट ट्रॉफ से होकर बहती है? भ्रंशध्वनि से होकर क्या करती है? बहती है। तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा, ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होती है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। इसी नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ क्या होती है? प्रवाहित होती है। अगला 172 नंबर क्वेश्चन। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है आपका, बताइए। भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, ठीक है। अगला 173 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां का नाम बताइए। कौन है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी किधर की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर। और ताप्ती भी नदी किधर की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। भारत के अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, अतः वे पूर्व
पूर्वगामिनी होती है, अतः वो क्या होती है, पूर्वगामिनी होती है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में क्या करती है, मिलती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। इस प्रकार ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ये नदियाँ क्या है, पश्चिम वाहिनी है। इसके विपरीत राप्ती की बात करते तो नेपाल की पहाड़ी से निकलकर घाघरा में क्या करती है, मिल जाती है। राप्ती किधर से निकलती है, नेपाल से निकलती है, नेपाल पहाड़ी से निकलती है और घाघरा में क्या करती है, घाघरा में जाके मिल जाती है। 174 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है बताइए। तो लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी अरावली श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बंधित नदी है। 511 किलोमीटर लंबी यह नदी अरावली के समांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पश्चिमी ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी भरसोत्थ घाटी में प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में एस्चुरी क्या करती है, बनाती है। अरब सागर में क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ताप्ती का उद्गम सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। इसकी सहायक नदी पूर्णा है। इसकी सहायक नदी कौन है, आपका पूर्णा है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं तो तुंगभद्रा है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है, तुंगभद्रा है। 175 नंबर क्वेश्चन। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है। नदी का स्रोत क्या है बताइए। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी है। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह नदी जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है और सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से हुआ है, ठीक है ना। मानसरोवर के झील के समीप राकस ताल से इसका उद्गम हुआ है, सिंधु नदी का। राकस ताल से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और शिवकिला दर्रे के निकट हिमालय में संकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। तिब्बत में बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, इसको सांगपो कहा जाता है। 176 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है बताइए। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, ठीक है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में क्या करती है, हुगली नदी में मिल जाती है। अगला 177 नंबर क्वेश्चन। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दंडकारण्य क्षेत्र में बहने वाली इंद्रावती सबरी नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की सीमा पर गोदावरी से क्या करती है, गोदावरी से मिलती है। इसी तरह सबरी नदी उड़ीसा में पूर्वी घाट से निकलकर आंध्र प्रदेश के कोनावडम में गोदावरी में क्या करती है, गोदावरी में जाके मिल जाती है।
178 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है बताइए। तो ये गोवा में जुआरी नदी प्रवाहित होती है। गोवा में जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह एक ज्वारीय नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हिमनद बोले तो बारसम में है। ज्वारी नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अघनासिनी, क्या कहते हैं आंतरिक क्षेत्रों में इसको? अघनासिनी नाम से भी जाना जाता है। किसको? ज्वारी नदी को आंतरिक क्षेत्र में क्या जाना जाता है? इसके किसके नाम से जाना जाता है? अघनासिनी नाम से जाना जाता है। अगला 4 नंबर चैप्टर क्या है? मानसून एवं वर्षा टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बीपीएससी हेड टीचर में ये क्वेश्चन पूछा है। क्या है क्वेश्चन? 179 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? तो कहाँ पर होती है? लद्दाख प्रदेश में क्या होती है? 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है, भारत के लद्दाख क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से में काफ़ी कम वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह बोले तो लद्दाख में होती है, जबकि माशिनराम बोले तो खासी पहाड़ी मेघालय में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ना। माशिनराम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश माशिनराम में होती है। ठीक है ना, जो मेघालय वाला पार्ट, मेघालय का पहाड़ी इलाका है। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? वर्षा होने का कारण क्या है? ठीक है ना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। चलिए विश्लेषण को देख लेते हैं। 3.0 में ये क्वेश्चन क्या किया है? पूछा, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। किसके कारण होती है? उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा बहुत ही कम वर्षा होती है। शीत ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। प्रत्यावर्ती मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा अगर बात करती है तो प्रत्यावर्ती मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 181 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो 15 अक्टूबर। वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 15 अक्टूबर। बीपीएससी जो पूछा है टीचर वाला एग्जाम, देखिए पेपर 4 में पूछा था। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार के मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस क्या करती है? लौट जाती है, जिसे मानसून का विवर्तन कहा जाता है। लौटती है उसको क्या कहते हैं? मानसून का विवर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समय जो सामान्य जो तिथि है, तब क्या है? तिथि 15 अक्टूबर है। 182 नंबर क्वेश्चन, ये भी टीचर वाला में पूछा है। 182, ट्रीवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। ट्रीवार्था के अनुसार, ये साइंटिस्ट था, ट्रीवार्था के अनुसार भारत में जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। इस प्रकार की जलवायु में गर्मी टाइम में क्या होता है? वर्षा होती है। यहाँ रेशेदार प्रकृति के
फलों का उत्पादन होता है, रेशेदार प्रकृति का जो भी फल होता है उसका उत्पादन होता है इस क्षेत्र में। 183 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, ये भी टीचर वाला ने पूछा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यानी गलत वाला आपको क्या करना है, चुनना है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो यानी यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। दूसरा ऑप्शन, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं गलत है, गलत को चुनना था, इसमें से कोई गलत नहीं। देखते हैं, मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार को छोड़कर के क्षेत्र शामिल किया गया है, ठीक है ना। बिहार के क्षेत्र को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं। अतः अवशिष्ट जो उत्तर है आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सारे ऑप्शन क्या है इसमें सही है, ठीक है। अगला चलते हैं 184 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखिए, उसका जीटी टिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन है, पश्चिमी तट है, एम प्रकार के जलवायु का क्षेत्र है। ये भी टीचर वाला ने पूछा है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता गिलेन थॉमस टिवार्था ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। टिवार्था के अनुसार दुनिया में 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र है। एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्या है, क्षेत्र है। अगला चलते हैं 185 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है आपका, देखिए तो बीपीएससी का क्वेश्चन। अगला देखते हैं, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, ठीक है। ग्रीष्म के अंत में मतलब गर्मी के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, मैंगो शावर्स के नाम से जाना था। किसको, मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म के अंत में होने वाले पूर्व मानसून वर्षा केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मैंगो शावर्स, आम्र वर्षा है ना, इसको क्या बोला जाता है, मैंगो शावर्स बोला जाता है। आम्र वर्षा है ना, आम्र मतलब होता है आम, आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। असम में इसे चाय वर्षा कहते हैं। वाह, असम में इसको क्या कहा जाता है, चाय वर्षा कहा जाता है। बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लासम वर्षा कहा जाता है, ठीक है ना। कर्नाटक में कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लासम वर्षा कहा जाता है। 186 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पूछा बीपीएससी टीआरई 3.0। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कहाँ पर होता है बताइए, कोरोमंडल तट पर प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा होता है कोरोमंडल वाला तट है ना, वहाँ पे। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कोरोमंडल तट है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को क्या करता है, पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट है ना। उसके बाद दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्व केरल में झंझावती वर्षा
करती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में कुछ वर्षा करती है। 187 नंबर क्वेश्चन, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक थे, कौन थे बताइए? एडमंड हेली थे, ठीक है ना। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक एडमंड हेली ने सन 1686 में एशियाई मानसून के उत्पत्ति की व्याख्या हेतु किया था। इस संकल्पना के अनुसार मानसून स्थल एवं महासागरीय क्षेत्रों के विभेदक मौसमी ऊष्मन से उत्पन्न वृहद स्तर की स्थल एवं जलीय समीरें हैं। समीरें बोले तो हवा है। गतिक संकल्पना का प्रतिपादक फुलोन महोदय ने 1951 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार मानसून की उत्पत्ति मौसमी परिवर्तनों के कारण वायुदाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित होता है। वायुदाब के पेटियों के किस पर आधारित होता है? खिसकाव पर आधारित है। 188 नंबर क्वेश्चन, 188 नंबर, डैश तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है, बताइए क्या है आपका? अक्टूबर दिसंबर तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून के कारण होती है बताइए? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। यह मुख्य रूप से अक्टूबर से सितंबर अथवा जनवरी के मध्य तक जारी रहती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, ठीक है। ये तो बात तो गलत है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, गर्मी तो होवे करती है, ठीक है ना। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। ए बी सी ये कोई लॉजिक नहीं है कि कम वर्षा इस कारण होती है, ठीक है। अगला देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाद बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। देखते हैं, राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा प्रवेश करती है। कौन सी शाखा प्रवेश करती है? सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा प्रवेश करती है। यह अरावली पर्वतमाला के मानसून की समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। यहाँ पर चलने वाली हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है और यहाँ अधिक गर्मी बनी रहती है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है, ठीक है। अगला 190 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है बताइए? तो पश्चिमी विक्षोभ। क्या है आपका? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य स्रोत पश्चिमी विक्षोभ है। यह वर्षा मुख्यतः भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होती है। ये वे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारतीय भूभाग तक क्या होती है? प्रवाहित होता है, ठीक है ना। पूर्व की ओर बढ़ने पर इसमें वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 3% प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 3% प्राप्त होता है। अगला है 191 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है बताइए? भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला है दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है बताइए?
ग्रीष्मकालीन चक्रवात से होती है सर्वाधिक वर्षा। अगला देखते हैं इसका विश्लेषण। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन चक्रवात के कारण होती है, जिसका मुख्य कारण वहाँ के स्थलाकृति है। जिसका मुख्य कारण क्या है? वहाँ का स्थलाकृति है। महानदी बेसिन चारों तरफ पर्वतों से क्या है? घिरा है, जिसके कारण महानदी घाटी में प्रविष्ट धाराएं चक्रवातीय रूप ले लेती है और छत्तीसगढ़ में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी स्थिति के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी स्थिति के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहता है और धान के लिए सबसे जरूरी है पानी। ठीक है ना। अगला देखते हैं 193 नंबर क्वेश्चन। आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा बताइए क्या है? आमों का बौछार, उसका पश्चिमी बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाला वर्षा, बिहार में जून में होने वाला वर्षा, उसका बिहार में जुलाई अगस्त में होने वाला वर्षा। क्या हो जाएगा आपका? इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया। चलिए देख लेते हैं हम लोग। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली, आम्र वर्षा की बात करते हैं। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा फुहार है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है तो केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। ठीक है। स्थानीय तौर पर इन तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में क्या करती है? सहायता करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अस्थायी लहर द्वारा केरल में मई के महीने में भारी वर्षा होती है, अतः उपयुक्त विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा फुहार है। 194 नंबर क्वेश्चन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे किससे प्रदर्शित की जा सकती है? किससे प्रदर्शित की जा सकती है बताइए? CWG द्वारा क्या की जा सकती है? प्रदर्शित किया जा सकती है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों का रखा है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जाती है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। इसका फैलाव गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतम प्रदेशों में है। ठीक है। 195 नंबर क्वेश्चन। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? भिन्नता का कारण बताइए क्या हो जाएगा? उनकी ऊंचाई में क्या होती है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। अगला है अमृतसर एवं शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उसकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि 165 मीटर की ऊपर दूरी तय करने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस का गिरावट आता है। अगर 165 मीटर क्या करेंगे हम लोग ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना गिरेगा? 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? गिरावट आती है। अतः शिमला ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ के तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। अगला 196 नंबर क्वेश्चन। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश होती है? किस में बारिश होती है? ठंडा के महीना में तमिलनाडु में बारिश होती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें लौटती है तो वह बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में क्या करती है? वर्षा होती है। 197 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है, बताइए क्या है? स्थल तथा समुद्रों की विभेदी तापन।
क्या है आपका? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण क्या है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत में मानसून मौसमी विस्थापन का प्रमुख कारक स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन है। स्थल के अत्यधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र के अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर क्या करती है? चलती है और वर्षा करती है। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है ना? भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ई है सही है, ठीक है ना? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक। चलिए देख लेते हैं। मानसूनी वर्षा भारत की जलवायु को निर्धारित करता है। भारतीय ग्रीष्म मानसून प्रदर्शन में प्रमुख कारक बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अभिसरण क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है। किसको माना जाता है? उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन तो ये तो इसे तो सही हो जाना चाहिए, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, है ना? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन तो ये दिया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 199, वही इसका विश्लेषण देख लीजिए। अगला 199 क्वेश्चन, भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है किसका है? बताइए। सूखे का कारण है एल नीनो। जिस वर्ष एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है, जिस समय ये सक्रिय हो जाता है एल नीनो, उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाती है। भारत में एल नीनो के कारण सूखे का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा सूखा खतरा किसके कारण होता है? एल नीनो के कारण ही होता है। चलिए 200 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग एक दाब के भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग कितना बताइए? लगभग अगर पूछेगा समय तो 5 जून को, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिण भाग में 1 जून को पहुंचता है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिण भाग में कितने डेट कब पहुंचता है? 1 जून को पहुंचता है। साधारणतः मानसून केरल के तटों पर 5 जून तक प्रकट होता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़कर भारत के अधिकांश भागों में जून के अंत तक पूरी तरह क्या करता है? ये फैल जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए। अगला एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे वन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा है ये, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। हर एक एपिसोड में हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है ना। और अपना खुद का नोट्स तैयार कीजिए, है ना, उससे भी रिवीजन कीजिए, है ना। वीडियो में से मैं आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है ना, और उसको रिवीजन बार बार कीजिए, ठीक है। तो चलिए बाय।